एक माह बाद सुबह निखरी निखरी सी सारे शहर पे उतरी थी। हाले सुल्तान अपने नए घर की किचन में खड़ी अपने लिए कॉफ़ी बना रही थी। 4 दिनों से हसन उसके साथ ही रात में रहने आ जाता था। हारून नीचे वाले पोर्शन में रहता था, वो भी बस रात में। वो दोनों उसे अकेला नहीं छोड़ सकते थे। महर बस एक बार मिलने आई थी। इस दफ़ा उससे तलाक के मुतालिक कोई बात नहीं की। वो बस हाले को दिलासा देती रही और चली गई। अब के वो उसके लिए वाक़तन फ़िक्रमंद हुई थी। कॉफ़ी बनाकर उससे मग देखा। वो लबालब भरा हुआ था। एक उदास मुस्कुराहट उसके लबों को छू गई। इतने अरसे में उसे ज़्यादा कॉफ़ी बनाने की आदत हो चुकी थी, क्योंकि कोई था जिसे उसके हाथ से कॉफ़ी और चाय लेकर पीने की आदत हो चुकी थी। वो हर गुजरते दिन ज़्यादा शिद्दत से याद आने लगा था। हाले चंद लम्हे मग को देखती रही, फिर उसी भरे हुए मग को सिंक में फेंक दिया। आंखें किनारों से गीली हो गई थीं, फिर यकायक पानी से भर गईं। वो क्यों याद आ रहा था? आखिर क्यों? वो धीरे-धीरे नीचे बैठती चली गई। आंसू आँखों से बह निकले। अपने गिर्द बाजुओं का दायरा बनाए वो बेआवाज़ रोई गई। किचन की चौखट पे खड़ा हसन उसे बेबसी से देखता रहा। यहाँ से चंद किलोमीटर दूर उमर हयात के बंगले पे आओ तो वो छत पे अपनी शर्ट लेने आया था। शानू अब तक वापस नहीं आई थी। उसने शर्ट तार से उतारी और फिर जूं ही जाने को मुड़ा, सारा देर को थम गया। आहिस्ते से गर्दन मोड़कर उससे मंडेर पर रखे मिट्टी के बर्तन देखे। वो होती थी तो रोज उनको भर देती थी। वो कितना बोलता था ना, मेरे घर का सारा राशन इन नाकारा चिड़ियों को खिला दे। कामचोर, निकम्मी, हठाराम चिड़िया। बल्कि चिड़िया क्या, मैंने खुद कल देखा इतने बड़े कद के साथ कौवा भी बैठा था। अल्लाह अल्लाह उमर, तुमने परिंदों से भी पैर पाल रखा है। वो बदले में बस यही कहती थी। उमर आसुर्दगी से मुस्कुराया। उसे देखने उसे सुनने की एक आदत थी और आदतें जानलेवा हुआ करती हैं। वो वापस किचन में आया। कैबिनेट खोलते हुए उसे कुछ सामान दिखा, कुछ पैकेट्स, कुछ चीज़ें। वो उदासी से उन्हें देखे क्या। उसे याद था ये क्यों लाए गए थे। उमर, मैं लसानिया का सामान ले आई हूँ। इस संडे तुम बनाना और मैं सीखूंगी, फिर अगले संडे मैं बनाऊंगी। उमर के गले में गिल्टी सी उभर कर मातूम हुई। उसे सामान रखा, चूल्हे के पास रखा, अपना कॉफ़ी का मग उठाया और उसका सारा का सारा माँ सिंक में उंडेल दिया। कॉफ़ी और चाय तो बस उसकी बची हुई अच्छी लगा करती थी। अब ना कॉफ़ी लुफ्त देती थी, ना चाय ताज़ा दम करती थी। वो अपने साथ उमर के सारे सायके भी ले गई थी। पानी की 2 बोतलें लीं और साथ कुछ कच्चे चावल लिए। वो एक बार फिर छत पे चला आया। अब वो नीचे बैठा था। किसी बर्तन में पानी भरता तो किसी बर्तन में चावल डालता। मुंडेर पे कौवे भी थे, चिड़िया भी थी और राशन भी। वो ज़रा फांसे पे खड़ा उन्हें देख रहा था। वो नहीं थी और उसका ना होना अज़ियत देता था। उमर खुद को इस अज़ियत का आदी नहीं बनाना चाहता था। कमरे में आकर उससे लिबास बदला, फिर बाहर आया और ऑफिस जाने को गाड़ी में आकर बैठा। जब ही उसका फ़ोन थरथराया, उमर ने अचंभे से मोबाइल को देखा। अम्मा कॉलिंग। उससे फ़ोन कान से लगाया। आगे जो कुछ बोला गया वो उमर हयात की रूह खींच लेने को काफ़ी था। शहर के पोश इलाके में वाक़या हाले सुल्तान का घर अपने तमकीनत से खड़ा था। वो छोटा सा बंगलानुमा घर था, खूबसूरत और पुरताइश। हसन और हारून निकल चुके थे। हारून से उसकी मुलाकात यूं भी कम होती थी। वो रात देर से आता था और निचली मंजिल के कमरे में सो जाता था। उसे लगता था हाले नहीं जानती, वो रोज आता है, लेकिन वो जानती थी, बस चुप रहती थी। इतने दिनों से वो चुप ही तो थी। वो गाड़ी निकाल कर बाहर आई तो उसकी गाड़ी के साथ एक और गाड़ी आकर रुकी। हाले ने उस गाड़ी को देखा, फिर अपनी गाड़ी से निकल आई। मुकाबिल गाड़ी से भी एक औरत निकली थी। बूढ़ी फितना। उन दोनों की मुलाकात एक लंबे अरसे बाद हो रही थी। वो दोनों एक दूसरे के सामने थी। हाली की आंखों की जोत बुझी हुई थी, लेकिन गर्दन अकड़ा रखी थी। सुना है शोहर ने घर से निकाल दिया। फरवा उसे देखते हुए तहसीक से बोली। मैं यहाँ से गुजर रही थी, सोचा देखती जाऊं घर से निकली हुई औरतों का क्या हाल होता है। हाले मुस्कुराई, फिर उसकी भूरी आंखों में देखा। घर से निकाल देने वाले शोहर भी गैरतमंद होते हैं, वरना मैंने तो अपनी आंखों के सामने कुछ ऐसे शोहर देखे हैं। वो फरवा के कान के पास झुकी, आवाज़ सरगोशी जितनी धीमी कर ली। अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के साथ घर में देखकर भी खामोश रहते हैं। वो सुर फूंक कर हटी। फरवा की आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। चेहरा एक लम्हे में सख्त हुआ था। हाले मजे से कही गई, और तो और कुछ बीवियां भी होती हैं जो शोहर की नज़र में गिर जाने के बाद भी ढिठाई से घर में बैठी रहती हैं। उनकी भी मजबूरी होती होगी, बेचारी गोल्ड डिगर्स यू नो।
आखिर में उसे जैसे अफ़सोस हुआ हो। फरवा की रंगत जो कि उछड़ चुकी थी, दिमाग में कुछ क्लिक होने पे दोबारा बहाल हुई। वैसे मैंने सुना है तुम्हारा शौहर उस रेस्टोरेंट में ली जाने वाली तुम्हारी और उसकी तस्वीर लेने वाले आदमी को ढूंढ रहा है। अब की हाले की आंखों में बेचैनी उतरी थी। अस्पताल जाकर नर्सिस से भी पूछगिछ कर रहा है। आपका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं, मेरा ही तो ताल्लुक है। क्यों ना मैं तुम्हें बता दूं कि वो तमाम तस्वीर मेरे मोबाइल से ली गई थी, और ये कि वो नर्स और अस्पताल के इंतजामिया से सारी फुटेज और इजाज़तनामा निकलवाने के लिए मेरी ताकत इस्तेमाल हुई है। तो वो आंखों में हिकारत लिए हाले को देख रही थी। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ रहा था। लेकिन आपकी कॉल रिकॉर्ड, आपकी फ़हीम से बात हुई, वो सब क्या था? हाले बदकत बोल सकी। निरा झूठ था वो। फरवा एक शांत से बोली। फ़हीम को अगर पता चल जाता कि वो तस्वीर और इजाज़तनामे के पीछे मैं थी, तो वो मेरे सर चढ़ने लगता। इसीलिए मैंने सबसे पहले उसे दबाव में डाला। अब जाओ अपने शौहर से कहो, अगर है इतनी औकात तो आए और मुझसे ले इंतकाम। वो सहन लहजे में बोलती आगे बढ़ गई। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला। वो क्रोफर्ड से गाड़ी में बैठी। कुछ देर बाद उसकी गाड़ी फराटे भरती जा रही थी। पीछे खड़ी हाले अब तक शल थी। बेयकीनी ही बेयकीनी थी। अगले 1 घंटे में वो कैफ़े चली आई। हमने छोटे से ऑफिस में बैठी वो इस वक्त बारिस्ता को चंद हदायत दे रही थी। हारून कहीं बाहर था। बारिस्ता चला गया तो उसने गर्दन मोड़कर कैशियर की कुर्सी की तरफ देखा। वो उसी के ऑफिस में ज़रा फासले पे बैठा था, अपना मेज़ और कुर्सी रखे। वो जब भी आता था, हाली उससे पूछती थी, तुम्हारी पसंदीदा खुशबू कौन सी है? फिर उमर हर दफ़ा ही मुस्कुराता था और मेज़ के दराज से नोटों की कट्टी निकाल कर सूंघता, फिर मुस्कुराती नजरों से हाली को देखता। आपको क्या लगता है? वो हर दफ़ा यही पूछता था और हाले हर दफ़ा हंस पड़ती थी। ज़ाहिर है पैसा, साफ ज़ाहिर था, पैसा ही। उसकी मेज़ को देख वो एक बार फिर याद आया था। कल हारून किसी लड़के को लाया था इस काम को देखने के लिए, लेकिन हाले ने उसे रखने से इनकार कर दिया। उम्र नहीं तो उसकी जगह भी कोई नहीं, बस अजीब ज़िद थी, या शायद नहीं थी। वो यासत से उसकी कुर्सी को देख रही थी। जब हारून नॉक करता अंदर आया, हाले सीधी हो बैठी। हारून ने स्याह बटनों वाली शर्ट के साथ स्याह ही जीन्स पहन रखी थी। सुरमाई आंखों में तफक्कुर लिए वो आगे आया, हाले के सामने कुर्सी खींचकर बैठा। ये सब कब तक चलेगा? वो सीधा मुद्दे पे आया था। तुम उमर से बात तो करके देख सकती हो। इस तरह उससे नाराज होकर बदगुमान होकर बैठ जाना, आखिर तुम ये सब कब छोड़ोगी? हाले ने थकान से उसको देखा। तुमसे किसने कहा मैं उससे नाराज या फिर बदगुमान हूँ? उसका लहजा ठंडा था। हारून शाहिद हुसैन, मैं लोगों की ग्रेनेस पे नाराज़ नहीं हुआ करती, जज नहीं करती, बदगुमान नहीं होती, क्योंकि मैं उनकी जगह खुद को रख लेती हूँ। और हाले सुल्तान से ज़्यादा ग्रे कौन है? हारून मुताज्जिब सा उसे देखे गया। हाले कह रही थी, सारी दुनिया चाहती थी उमर मुझे छोड़ दे, मैं उमर को छोड़ दूँ। दूर कहीं मैं भी यही चाहती थी, और अब भी चाहती हूँ। उससे अपने अल्फाज पे जोर दिया। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसे छोड़ना मुश्किल होता गया। उसके लहजे में उदासी खुलने लगी। हारून वो बहुत अच्छा है, शानदार है, मैं उसे डिज़र्व नहीं करती। उसको छोड़ना बदगुमानी नहीं, नाराज़गी नहीं है, बहाना है। मुझे उसे छोड़ने के लिए बहाना चाहिए था, जो कि मुझे मिल गया, और अब मैं इस बहाने को लेकर सारी ज़िंदगी उसके बगैर रह सकती हूँ। जिस ताल्लुक ने टूटना ही हो, उसके लिए क्या मेहनत करना। और मैं जान गई हूँ, हैप्पी एंडिंग्स बस कहानियों में होती हैं। उससे सर झटका था। ये वो वक्त था जब हारून खुदगर्ज़ हो सकता था, लालची हो सकता था, अपने लिए, बस अपने लिए सोच सकता था। उम्र के बाद हाले उसी को मिलती, लेकिन उससे एक नज़र हाले की आंखों की उदासी देखी। क्या वो इन आंखों को सारी ज़िंदगी उदास देख सकता था? उसी लम्हे सारे फैसले हो गए थे। तुम उमर को एक चांस दो हाले, उसे मेराज अंकल ने तुम्हारे लिए चुना था। वो उसकी आंखों में झांक कर बोला था। और जो बावकार हों, जो मुखलिस हों, उन्हें बात करते वक्त नज़र झुकानी नहीं पड़ती। हाले चंद सानिये उसे दिखती रही, फिर कुर्सी से टेक लगा ली। थक कर, हार कर, उसे बाबा ने मेरे लिए तब चुना था जब हाले की ज़िंदगी में हीरे, खाना और फैशन था। अब के हाले घर से भागी हुई, दागदार और ट्रॉमेटिक है। उम्र के साथ चलते हुए शर्मिंदगी होती है मुझे। वो कौन है और मैं कौन? उसकी आवाज़ गमज़दा थी। मैं कोई लो सेल्फ एस्टीम की औरत नहीं हूँ।
लेकिन अपना मुकाम मैं जानती हूँ। आज वो मेरे साथ खुश है, कल बेजार हो जाएगा। कहानी की ट्रेजिक एंडिंग्स हमेशा मेरा दिल तोड़ देती हैं। अब की बार दिल नहीं तोड़वाना। वो कुछ और भी कह रही थी, लेकिन उन दोनों को यहाँ छोड़कर अगर हम उमर हयात की तरफ आएँ, तो वो कराची की मशहूर अस्पताल की राहदारियों में दीवाना वार भाग रहा था। उसकी आंखें सुर्ख बेजान थीं, जिस्म लर्ज रहा था। फिर आखिर वो आईसीयू नंबर 4 के बाहर रुका। उसी लम्हे अंदर से सफ़ेद कोट पहने 35-36 वर्ष की डॉक्टर बाहर आई। उमर को देखकर उससे समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। आपकी मदर की कंडीशन बहुत ख़राब है, हमें सर्जरी करनी होगी, आप पेपर साइन कर दें। पूछलत में लगती थी। उमर को लगा था कोई उसकी रूह खींच रहा था। इतनी तकलीफ आज तक नहीं हुई थी। वो उसको घसीटते हुए उनके साथ क्या था, किस पेपर पे क्या लिखा था, साइन कहाँ करना था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके हाथ लरस रहे थे, दिल बंद हो रहा था। उसे लगा था वो अपनी इसी बाहरी जसामत समेत बेहोश होकर गिरेगा। आज तक अपनी माँ को तकलीफ में देखा था, आज उसी माँ के लिए खुद तकलीफ में था। डॉक्टर ने साइन लिए और जब वो जाने के लिए मुड़ी, तो उमर हयात ने आहिस्तगी से उनके दोनों हाथ पकड़ लिए। ना इस वक्त वो औरत थी, ना वो मर्द, वो बस डॉक्टर थी और उमर मरीज का वाहिद खानदान। मेरी अम्मा, उसके लबों से बदकत निकला था। मैंने उनके साथ गलत किया है, बहुत गलत। वो उनके हाथ पकड़े सर झुकाकर कह रहा था। आंखें रोना चाहती थी, लेकिन वो नहीं रोया। सारे आंसू दिल पर गिर रहे थे। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, आंखें शाखी मुर्दा थीं। प्लीज़ उनको मरने मत देना डॉक्टर, वो बेबसी बेचारगी से बोला। हलक दुख रहा था, टांगें शल थीं। उनको जिंदा रख लेना प्लीज़। डॉक्टर ने उसके हाथ थपके और बाहर निकल गई। अब के कोई और डॉक्टर अंदर आया था। वो उमर से बिल के मुतालिक बात कर रहा था। उमर ने गायब दमागी से उसे देखा। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। कान सुन थे, कोई आवाज़ समात का हिस्सा नहीं बन रही थी। वो बस टुकर टुकर डॉक्टर का चेहरा देखे गया। सर, मैं आपसे कह रहा हूँ बिल जमा करवा दें, ताकि हम ट्रीटमेंट शुरू कर सकें। अब की आवाज़ें वाज़ें हुई। उमर का चेहरा खून छलकाने लगा। वो उसे कैबिन से निकालकर राहदारियों में घसीट लाया। उसे राहदारी में ही आसपास गुजरते डॉक्टर्स की परवाह किए बगैर उस आदमी का गिरबान पकड़कर उसे दीवार से लगाया। पैसे लोगे पहले, हाँ, ताकि मैं यहाँ से जाऊँ और तुम मेरे पीछे मेरी माँ को मार दो। वो दबी दबी आवाज़ से घुर्राया था। वो अपने हवासों में नहीं लगता था। डॉक्टर खांसने लगा था, लेकिन उमर उसे छोड़ने पे तैयार कहाँ था। जमे हुए हाथ के मुक्के डॉक्टर के चेहरे पे रसीद करते हुए उसके अंदाज से पुराना गुस्सा था। तुम लोग यही करते हो, पहले मुझे भेजकर मेरे जज साहब को मार दिया और अब मेरी माँ को मारना चाहते हो। मैं नहीं जाऊँगा, यहाँ से 1 इंच भी नहीं हिलूँगा। मेरी अम्मा को मारने नहीं दूंगा तुम्हें। वो बुलंद आवाज में चीख रहा था, चिल्ला रहा था। कई लोगों ने उसे थाम रखा था, वरना अब तक वो डॉक्टर के टुकड़े कर चुका होता। काफी तको-तो के बाद वो उसे डॉक्टर से दूर हटा चुके थे। उमर की आंखें अब भी सुर्ख थीं। वो जख्मी शेर की तरह सबको घूर रहा था। उसी अस्थना में एक उम्र रसीदा डॉक्टर आते दिखाई दिए। शायद कोई उन्हें बुला लाया था। वो उमर के करीब आकर रुके, फिर उसे देखा। वो डिस्टर्ब और डरा हुआ लगता था। सुर्ख आंखें किसी बच्चे की सहमी आंखें लगती थीं। वो उमर के बिल्कुल करीब आकर रुके, उसके कंधे पे हाथ रखा, फिर नरमी से गोया हुए। देखें सर, जिस तरह पुलिस वाले बगैर एफआईआर के काम नहीं करते, उसी तरह हम बगैर पेमेंट के काम नहीं करते। लेकिन मैं यहाँ से गया तो ये मेरी माँ को मार देंगे, वो बेबसी से बोला। डॉक्टर ने उसकी गर्दन में हाथ डाला। आप मत जाओ, लेकिन किसी को बुला तो सकते हो ना। तब तक आपकी माँ का इलाज मेरी गारंटी पे होगा। अब की उमर की आंखों की बेचैनी कम हुई। तने आसाब ढीले पड़े, उसे सर अस्पात में हिला दिया। मैं इंतज़ाम करवाता हूँ, बस मेरी माँ को बचा लीजिएगा। बूढ़े डॉक्टर ने उसका कंधा थपका। अब की उमर आईसीयू के बाहर टहलते हुए एक नंबर डायल कर रहा था। अस्पताल की ठंडी राहदारियों को छोड़कर बीन्स ब्लॉसम के कोने वाली मेज़ की तरफ जाऊं, तो हारून शाहिद का फ़ोन थरथराया था। उससे कॉल पिक की। तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं, सबको एक बैग में डालो और 10 मिनट के अंदर अंदर सिटी अस्पताल आओ। आलिस रिपोर्ट एक अंदाज। हारून शाहिद की वन में सुकड़ी थी। मैं तुम्हारा, मेरी अम्मा आईसीयू में है हारून। अब के उसकी आवाज़ में कुछ था कि ठटका जाए। हारून शाहिद ने अब के कुछ भी कहे बगैर फ़ोन काटा था। रात का आखिरी पहर हो या दिन का जलता उजाला, हारून शाहिद खुद को पुकारने वालों को ना नहीं किया करता।
फ़हीम मिर्ज़ा के घर में आज मुलाज़मीन की खासी चहल-पहल थी। वजह आज शाम में होने वाली एक ख़ास पार्टी थी। ऐसे में अगर हम लॉन में काम करते लोगों को छोड़ ऊपरी मंजिल की तरफ आए तो दाएं जानिब याकूत मिर्ज़ा का कमरा था, जिसका दरवाज़ा धकेल कर वो अभी अभी अंदर दाखिल हुआ था। उसकी आंखें सुर्ख थीं, चाल में लड़खड़ाहट। वो सारी रात घर नहीं आया करता था। कभी दोपहर के 1 बजे आता, कभी 2 बजे, और फिर शाम तक बड़ा सोता रहता। फिर 8 बजे के करीब उठ जाता और कहीं चला जाता। नरमीन कमरे में किसी बेसर सामान की तरह पड़ी रहती। वो जब भी उससे बात करने की या उसके पास बैठने की कोशिश करता, उससे दौरे पड़ते थे। तंग आकर याकूत ने उससे बात तक करना छोड़ दी थी। इस वक्त भी वो अपने कमरे में आया तो नरमीन बेड पे करवट के बल लेटी थी। एसी ऑन था और हल्का अंधेरा याकूत ने हाथ मारकर सारे कमरे को रोशन किया। वो हमेशा की तरह वजिया लग रहा था। चंद पल वो इसी तरह खड़े होकर नरमीन को देखता रहा। जाने ऐसा क्या था उस लड़की में कि दिल चाहता था उससे बातें की जाएं, उससे करीब बैठा जाए, उसकी सुनी जाए और अपनी सुनाई जाए। लेकिन एक वो थी। वो गहरी सांस भरता, छोटे छोटे कदम लेता उससे करीब आ बैठा। तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है नीरू? वो नरमी से फसार कर रहा था। मैं तुम्हारे साथ जितना अच्छा रहने की कोशिश करता हूँ, तुम उतना रूड होती हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे लड़कियों की कमी है? अब के वो कोने के बल उठ बैठी। सब्ज वीरान आंखों से याकूत को देखा और फिर उसकी आंखों से चंद आंसू टूट कर गिरे। वो उसे देखे गई, बगैर कुछ कहे देखे गई। अब कुछ बोलो भी। तुम मुझे बताओ नीरू, अगर तुम्हें कुछ चाहिए, कुछ कहना है। आफ्टर ऑल यू आर माई वाइफ। उसकी आवाज़ बेहद नरम थी, आंखों में तफक्कर। शायद ही किसी ने याकूत को इतना नरम पहले कभी देखा हो। खंडर सर चेहरा, अंदर को धुसी आंखें। वो बस मुर्दा लगती थी। मेरा क्या कसूर था याकूत? वो बोली तो उसकी आवाज़ खोखली थी, बेचैन सी। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्या मैं भाई और तुम्हारे दरमियान आई थी? क्या मैंने कभी तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया था? क्या मैं वही नहीं हूँ जो बचपन से तुम्हारे जख्मों पे मरहम रखा करती थी? मैंने तो कभी तुम्हें हर्ट नहीं किया। क्या कभी किया? याकूत की गर्दन बेहतियार नफ़े में हिली थी। मैं वो हूँ जो तुम्हारे होमवर्क कर दिया करती थी। मैं वो हूँ जो स्कूल में अपना लंच भी तुम्हें खिला दे दिया करती थी। तुम्हारे लिए झूठ बोलती थी, तुम्हारे लिए सच बोलती थी, लेकिन मैं हर दफ़ा तुम्हें हर्ट होने से बचा लेती थी। क्या मैं ऐसा नहीं करती थी? वो बहते आंसू और दुखते हुए अलग के साथ बोल रही थी। उसका चेहरा गीला था। याकूत ने नसें चुराई। तुम्हें पता है मेरा कसूर क्या है याकूत? वो अपनी आंखें उसकी आंखों में डाले पूछ रही थी। चंद पल खामोशी से बीते। सो ईंटों वाली दीवारें उसके बोलने की मुंतज़िर रहीं। मेरा कसूर ये था कि मैंने तुमसे मोहब्बत की। याकूत ने करंट खाकर उसको देखा था। नरमीन ने पलकें झपकाकर उसकी यकीन दहानी करवाई। हाँ, मैंने तुमसे मोहब्बत की थी। सारी दुनिया से ज़्यादा, हर शख्स से ज़्यादा। बचपन से लेकर आज तक तुम मेरे वाहिद दोस्त रहे हो और मैंने बस तुमसे मोहब्बत की है। वो फूट फूट कर रो रही थी। उसके अल्फाज गैर फासिया होने लगे थे। याकूत अब तक सुन था, शल था। नरमीन ने रोते हुए उसके बाजू पे सरक दिया। उसका पूरा वजूद हिचकोले खा रहा था। आज याकूत को लगा था शायद कुछ गलत हो गया है, कुछ था जो फिक्स नहीं हो सकता। मैं तुमसे आज भी मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करती। मैं खुद से नफरत करती हूँ, क्योंकि मैंने तुमसे मोहब्बत की। मैं सारी ज़िंदगी इस गिल्ट में रहूँगी कि मैंने तुमसे मोहब्बत की। मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारी इज्जत नहीं करूँगी। मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारी वफादार नहीं बन सकूँगी। तुमने मेरे साथ क्या कर दिया याकूत? तुमने मेरे साथ बहुत जुल्म किया। मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। अब कि वो बेबसी से रो रही थी। आंखें उसके बाजू पे रखे वो पूरी तरह रो रही थी। चंद पल याकूत शशोपंच में मुब्तला रहा, फिर उससे आहिस्तगी से नरमीन को उससे दूर किया। उसकी आंखें अब के फर्श पे मरकूज थी। साफ ज़ाहिर था वो उससे नज़र नहीं मिला रहा था। अगर तुम्हारा भाई मेरे साथ वो सब कुछ ना करता तो ये सब ना होता। वो तल्खी से कहकर उठा और बाथरूम में घुस गया। शायद वो मंजर से भाग जाना चाहता था। पीछे नरमीन बेबसी और नफरत से बाथरूम के दरवाजे को देखती रह गई। अस्पताल का ठंडा बेआराम फर्श आज उमर को बेजान महसूस हो रहा था। वो बस बेकरार नजरें आईसीयू के दरवाजे पे जमाए बैठा था। साथ एक सफरी बैग से पैसों की गड्डियाँ थीं, जो कि हारून लाया था। उमर के बाल बिखरे थे, आंखें सुर्ख, टांग इस शराबी कैफियत में झुलाते हुए वो कोई पागल लग रहा था। हर आते जाते से लड़ता हुआ वो किसी को भी आईसीयू के अंदर जाने नहीं दे रहा था। ना कोई नर्स, ना कोई दूसरा डॉक्टर।
वो खौफज़दा था, बेचैन था। सुबह से अब तक हारून ही बाहर की भाग-दौड़ कर रहा था। उसी लम्हे आईसीयू का दरवाज़ा खुला और एक मेल नर्स बाहर आया। वो शायद कोई औज़ार या कोई अद्वियात लेने जा गया था। चंद लम्हों बाद वो वापस आता दिखाई दिया। उमर झपटने के अंदाज में उठा था और उसका कॉलर जकड़ लिया। राहदारी में ज़रा फासले पे खड़े हारून ने उसको देखा था। वो दौड़ता हुआ उसके करीब आया। कौन हो तुम? किसने भेजा है तुम्हें? वो नर्स का किरपान पकड़े जुनूनी सा बना हुआ था। गोभी इम्कान यही था कि उसे मरीज समेत अस्पताल से निकाल दिया जाता। हारून ने बामुश्किल नर्स को छुड़वाया था। क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? अब वो उसे झिड़क रहा था। उमर उसे नहीं देख रहा था। वो बस दरवाजे को देख रहा था। वो एक सेकंड के लिए भी उस दरवाजे से नजर नहीं हटा सकता था। ये कैसी बेबसी थी, कैसा जुनून था। उमर, अगर तुम यही हरकतें करते रहे तो अस्पताल वाले हमें निकाल देंगे। वो पुलिस बुलवा लेंगे। हारून फिक्रमंदी से कह रहा था। ये लोग मेरी माँ को मारना चाहते हैं। हारून, शम्स आएगा, फरवा भी आएगी और वो मार देंगे। उमर उसकी आंखों में देखता कह रहा था। हारून ने उसे अजीब सी आंखों के साथ देखा। फिर यकदम उसने जैसे सारा मामला समझ लिया हो। तुम मिले हुए हो। वो हारून की तरफ उंगली किए अजीब लहजे में बोल रहा था। हारून ने उसे अचंभे से देखा। तुम इन सब के साथ मिले हुए हो। तुम चाहते हो मेरी अम्मा मर जाए और उमर अकेला रह जाए। तुम मेरी अम्मा को मारना चाहते हो। हारून ने कहर आलूदा निगाह उस पर डाली। दो मोटी मोटी गालियां बुलंद आवाज में निकाली और वहां से वॉकआउट कर गया। पीछे उमर को जैसे फर्क ही ना पड़ा हो। वो एक बार फिर से उसी बिखरी हालत में एक बार फिर बेंच पे बैठ गया। नसें गोया आईसीयू के दरवाजे पे गाड़ दी और खुद को इंतजार की सूली पे टांग दिया। इंतजार की कई किस्में होती हैं, लेकिन अस्पताल के बेंच पे बैठ के अंदर से आने वाली इत्तला का इंतजार दुनिया का सबसे बेरहम इंतजार होता है। दोपहर के कोई 3 बज रहे थे जब हाले सुल्तान ने अपनी गाड़ी डॉक्टर रूही के क्लिनिक के बाहर पार्क की। वो कैफे हसन और लैल के हवाले कराई थी। डॉक्टर रूही का ऑफिस इस पहर खामोश पड़ा था। शायद वो हाले का ही इंतजार कर रही थी। दरवाज़ा नॉक करती वो अंदर आई। अंदर दाखिल होकर आज उससे दरवाज़ा हल्का सा खुला रहने दिया। ये उसकी मश थी। वो रोज़ एक एक इंच करके आगे लाते लाते दरवाज़ा बंद करती जाती थी। हाले को उस दिन से खौफ आया जब ये दरवाज़ा पूरा बंद हो जाता। वो आज एक मर्तबा फिर उसी नीले सोफे पे बैठी थी। रूही उसके सामने बैठी थी। आज कुर्ता नीला था। बाजू और गले की चेन और बैंड्स वैसे ही थे। सो आज हम विजुअल थेरेपी के लिए जाएंगे, ओके? विजुअल थेरेपी में मरीज की आंखों के आगे एक जदीद किस्म का चश्मा लगाया जाता है। वैसा मास्क जैसा तुमने कभी किसी स्विमर की आंखों पे लगे हुए देखा होगा जब वो समंदर में तैरता है। उस चश्मे के दाने पे मोबाइल में एक वीडियो चलाकर रख जाती है। अगर मरीज अंधेरे से खौफजदा हो तो वीडियो में पहले हल्का अंधेरा आएगा, फिर जरा गहरा और फिर खटाटोप अंधेरा। जब मरीज खटाटोप अंधेरे तक का सफ़र तय कर लेता है तब वो ठीक होने लगता है। हाल के केस में एक बंद जगहों वाली वीडियो चलाई जानी थी। डॉक्टर रूही अपनी जगह से उठी और अपनी मेज़ तक गई। मेज़ की ऊपरी सतह पर रखा डब्बा उठाया और हाले तक वापस आई। हाले की तासुरात में खौफ खुलता जा रहा था। गर्दन और चेहरा पसीने से तर होता जा रहा था। डॉक्टर रूही ने चश्मा निकाला। हाले की हथेलियां पसीने से भरने लगी। रूही ने चश्मा उसकी आंखों पे लगाया और उसके बालों के ऊपर चिप बंद कर दी। मैं आपको ट्रूथ सीरम दूंगी क्योंकि आप अपने पिछले सेशंस में झूठ बोलती रही हैं। वो हाले के सामने खड़ी कह रही थी। अब की बार कोई झूठ मत बोलना। जहाँ तुम घुटे, जहाँ डर लगे फौरन बताना, ओके? ओके, हाले ने आहिस्ता से कहा। उसका चेहरा सर्द पड़ रहा था। रूही अब हाले के सामने आकर बैठी। वीडियो चल रही थी। उसी लम्हे गजाला रूही ने एक इंजेक्शन हाले के बाजू में लगाया। वो वीडियो देखते वक्त इतनी डरी और खौफजदा थी कि सुई की चुभन महसूस ही न कर सकी। वो ट्रूथ सीरम था जो उसे इंजेक्ट किया जा चुका था। ये क्या इंतहाई गैर प्रोफेशनल था। क्या ट्रूथ सीरम का इंजेक्ट होना, डोज का हैवी होना, लेकिन डॉक्टर्स के लिए उनके मरीज की जान से ज़्यादा अहम कुछ नहीं होता। सो ये जस्टिफाइड था। स्क्रीन पे मंजर ऊपर ऊपर कर आ रहे थे। सबसे पहले एक बड़ा घर आया। फिर वीडियो में घर के अंदर के मनाजिर थे। वो बेहद तंग जगह थी जहाँ वीडियो में दिखाया जा सकता था कि कोई अंदर कमरे में क्या है। और फिर कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ। हाले का सांस अब के उखड़ने लगा था। वो पैनिक करने लगी थी। उस दिन उस क्लास में तुम्हें किसने बंद किया था हाले? उसे ट्रूथ सीरम की इजाज़त दी थी, लेकिन यहाँ सवाल बदले जा चुके थे। वो उसके सामने बैठी थी, उसकी डॉक्टर, उसकी मसीहा। वो चीखने लगी थी, दरवाजे खोलने की धाई देने लगी थी।
डॉक्टर रूही उसके सामने टांग पे टांग चढ़ाए एक ही सवाल कर रही थी। उस दिन वहाँ उस क्लास में तुम्हें बंद करने वाला कौन था? वीडियो में तंग जगह मजीद तंग होती जा रही थी। हाले का हल खुश्क हो रहा था। तुम्हारी कहानी का विलन कौन है हाले? पुरसुकून ठंडा लहजा। इसको हटाओ, निकालो इसे, दरवाज़ा खोलो, बाहर निकालो। वो चीख रही थी। उस दिन दरवाज़ा किसने बंद किया था हाले? और हाले ने चीख कर जवाब दे दिया था। अगले लम्हे रूही ने उसकी आंखों से मोबाइल हटा लिया। हाले गर्दन झुकाए जोर जोर से रोने लगी थी। गहरे सांस लेने लगी और बेख्तियार पछताने भी लगी। वो नाम जो अपने मुंह से ना निकालने का वादा कर चुकी थी, वो आज कैसे निकल गया? 3 रातें 3 दिन बाद अस्पताल की सफ़ेद स्याह राहदारियां सुनसान थीं। उमर हयात उसी बेंच पे बैठा था। उसकी आंखें सूज गई थीं, बुरी तरह सुर्ख भी थीं। हारून उसके साथ बेंच पे बैठा था। वो 3 रातों से सिर्फ कॉफ़ी के कप पी और सैंडविचेस खा रहा था। वो 3 दिनों से यहाँ से हिला तक नहीं था। हारून को लाख मर्तबा से ज़्यादा उससे कह चुका था कि वो घर जाए, कपड़े बदले, आराम करे। लेकिन उसकी एक ही रट थी, मैं चला गया तो ये लोग अम्मा को मार देंगे। नफीसा हयात का कराची आते हुए एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी चोटें गहरी थीं, लेकिन अब उनकी हालत कतरे बेहतर थी। आज उनको मुकम्मल होश भी आ गया था। उमर की अब भी हिम्मत नहीं थी कि वो उनका सामना करता। हारून ने एक नज़र उसे देखा, फिर उसके घुटने पे हाथ रखा। मैं नहीं जानता तुम्हारे और तुम्हारी माँ के दरमियान क्या मसला है, उसे हल्की आवाज़ में कहना शुरू किया। लेकिन वो बार बार तुम्हारा नाम लेती हैं। मैं कल रात उनके पास बैठा था, वो मसलसल तुम्हारा नाम लेती रहीं। अभी थोड़ी देर पहले वो मुझे किसी गेम का बता रही थी जो वो तुम्हारे साथ खेला करती थीं। उमर इन हालात में भी मुस्कुराया था। उसे वो खेल अच्छी तरह याद था। वो घर के जालीदार पर्दों के पीछे छुप जाता था और नफीसा उसे ढूंढती नहीं। फिर जब वो उसे ढूंढ कर पर्दे के पास पहुंच जाती, तब उमर खांसता था। वो पूछती थी, कौन है? जवाब आता था, मैं, उमर। उमर कौन? वो एक बार फिर पूछती, आपका बेटा। और फिर उमर पर्दा खोलकर बाहर निकल आता। नफीसा हर दफ़ा उससे गले लगा लेती थी। 10 साल की उम्र तक वो ये खेल खेलता रहा था, लेकिन वो माजी था, हाल में हारून कह रहा था। उनके जहन पे जोर पड़ रहा है उमर। तुम एक बार, सिर्फ एक बार उनको अपना चेहरा तो दिखा ही सकते हो। माओं के दिल नर्म होते हैं, वो माफ़ कर दिया करती हैं। खुद को एक चांस दो। हारून नरमी से कहकर उठ गया। उसे नफीसा की कुछ दवाइयाँ लानी थी, उमर के लिए कुछ खाने को लाना था। वो चला गया तो उमर ने सर हाथों में गिरा दिया। 11 साल गुजर गए थे। उन दोनों के दरमियान 11 साल आ गए थे। क्या वो उनका सामना कर सकता था? काफ़ी देर तक वो उसी तरह सर गिराए बैठा रहा। बाहर पहली रात गहरी होती जा रही थी। बिलाखिर वो उठा था, दरस से कदम दरवाजे की जाने मोड़े। बस मंजर में कई आवाज़ें गूंजी, जिन्हें वो नज़रअंदाज कर गया। वो दरवाज़ा धकेल कर अंदर आया। वो मन मन भड़के हो रहे थे। उसे नज़र उठाकर सामने देखा और उसका दिल धक से रह गया। 11 साल, 11 साल में उसका हिजर उसकी माँ को खा गया था। वो बूढ़ी हो गई थी, बाल कनपट्टियों से सफ़ेद, चेहरा छुरियों सा था। उमर का दिल किया था धाड़े मार मार कर रोए। ये उससे क्या कर दिया था? वो बेड के तकियों पे सर गिराए गर्दन मोड़े उसे देख रही थी, यकटक, पलक झपके बगैर। उनकी आंखें भी नम हुई थीं, लेकिन मजाल है जो आंसू गिरा हो। उनके आगे खड़ा ये नौजवान लड़का आंखों की नमी के बायस सुंदर नजर आ रहा था। नफीसा ने पलकें झपकाईं। एक आंसू कनपटी में जज्ब हो गया। वो वाज़ह नजर आने लगा। कितने सालों से वो उसे नहीं देख सकी थी, कितने साल वो उसे महसूस नहीं कर सकी थी। उनकी आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे, लेकिन उन्होंने एक लम्हे को भी उस बुत बने शख्स से नजर नहीं हटाई। वो गायब ही ना हो जाए, उसे गायब होने की आदत जो थी। बर्फ के मुजस्मे ने अपने कदम बढ़ाए, छोटे छोटे बेशुमार कदम। नफीसा सांस रोके उससे अपने करीब आते देखती रही। वो उनके करीब, बिल्कुल करीब आकर रुका। उनको लगा था वो अब सांस नहीं ले सकेगी। वो उसे गले लगाकर महसूस करना चाहती थी, उमर के हाथ पकड़कर उन्हें चूमना चाहती थी। लेकिन उनके बीच 11 साल आ चुके थे। वो इस फासले को तय नहीं कर सकी। शायद वो वाकई ज़िद्दी औरत थी। उमर उनके करीब बेड पे बैठ गया। कुछ पल बीते, कुछ घड़ियां गुजरी। आप ठीक हैं? वो बदखत कह सका। उसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी, उसे शर्मिंदा होना चाहिए था, लेकिन उसे हक नहीं था। उनके बीच वाकई 11 साल आ चुके थे। मैं अब ठीक हूँ, वो बोली तो उनकी आवाज़ ज़ुकाम ज़दा थी।
उमर गर्दन झुकाए बैठा रहा। गर्दनें उठाने को हिम्मत चाहिए होती है। दोनों के दरमियान एक बार फिर खामोशी छा गई। नफीसा ने इंतज़ार किया कि वो माफ़ी मांगे। उमर ने इंतज़ार किया वो उस पे तंज करें। काफ़ी देर की खामोशी के बाद उमर ने दोबारा हिम्मत की थी। आप मेरे साथ मेरे घर चलेंगी? वो रुका। प्लीज़। अंग्रेज़ी के एक लफ्ज़ का इजाफ़ा किया। नफीसा चंद सानिये उसके झुके हुए सर को देखती रही। मैं तुम्हारे कहने पे तुम्हारे साथ कहीं भी जा सकती हूँ बेटे। अब की उमर ने सर उठाया। उसकी आंखों में ममनूनियत थी, तशक्कुर था। नफीसा ने एक भरपूर नज़र उस पे डाली। स्याह सिलवट सदा शर्ट, बिखरे हुए स्याह बाल, सूजी आंखें, बढ़ी हुई शेव। साफ जाहिर था वो काफ़ी दिन से न अच्छा खा सका था न सो सका था। शिद्दत से उनका दिल चाहा था कि उसके माथे पे बिखरे बालों को हटाए, लेकिन 11 साल कोई छोटा अरसा नहीं होता। तुम जाओ फ्रेश हो जाओ, मेरे डॉक्टर से मिल लो, फिर आना। जाओ बच्चे। वो उन्हें ना नहीं बोल सकता था। वो उमर हयात था तो वो भी उसकी माँ थी। उसी लम्हे हारून अंदर आया, उसके हाथ में कई शॉपर से। उमर, डॉक्टर तारिक तुम्हें अपने केबिन में बुला रहे हैं। हारून मसरूफ सा बोला। उमर ने ठहर कर उसको देखा। वो कितना बेराया था। 3 दिन से वो बस चंद घंटों के लिए अपने घर गया था। बिल, दवाइयाँ, उसे सब संभाल रखा था। अगर वो ना होता तो अस्पताल का इंतज़ामिया उमर को उठाकर बाहर फेंकता। अब जाओ भी, कार्ड डलवाऊँ क्या? वो दबा हुआ था। उमर उठा। उसका दिल हल्का था। नफीसा उसके साथ जा रही थी। अब और क्या चाहिए था। वो अस्पताल के बाथरूम गया, मुंह हाथ धोया, बाल सीधे किए। अब वो बेहतर लग रहा था, लेकिन सूजी सुर्ख आंखों का अब भी कुछ नया हो सका था। डॉक्टर तारी के केबिन में उसे कोई 20 पिन लगे थे। वो उसे नफीसा के मुतालिक चंद हिदायत दे रहे थे। उमर गौर से सुनता रहा। फिर वो उठाया, नफीसा के कमरे की तरफ जाते हुए। अब कि वो सरशार था, उसे दरवाज़ा धकेला और अंदर आया। लेकिन वहाँ न बंदा था न बंदे की साथ। नफीसा वहाँ नहीं थी। वो पागल सा होने लगा। उसका दिल रुक रुक कर चल रहा था, जैसे अभी बंद हो जाएगा। क्या उसे नफीसा को खो दिया। वो लरजते कदमों से बेड की जानिब आया। तकिए के ऐन ऊपर एक स्टिकी नोट रखा था। उमर इस राइटिंग को हजारों में भी पहचानता था। वहाँ बस 2 सत्रें लिखी थी। जहाँ छोड़ा था वहीं से आकर ले जाओ। तुमने कहा था मैं जिद्दी औरत हूँ, तो अब तुम मेरी जिद देखो। मारे बेबसी की उमर का दिल फटने लगा। उसने आज तक अपनी ज़िंदगी में इतनी बेबसी महसूस नहीं की थी। आज तक उसे नफीसा को ज़िद्दी कहने पे इतना पछतावा नहीं हुआ था। सारी दुनिया रेत की मानिंद हाथों से फिसल गई थी और वो कुछ नहीं कर सका था। माँओं को अज़ियत देने वालों के हिस्से में इतनी अज़ियत तो आनी थी। हाले सुल्तान इस वक्त अपने घर पे थी। लाउंज में रखे एल शेप सोफे की पुश पे सर रखे, हाथों में कोई नॉवेल लिए बैठी वो मुतल्ले में गर्क थी। हसन आज अपने घर था और हारून को आने से खुद मना कर चुकी थी। अकेले रहना उसे सीखना था। दफातन लाउंज का दरवाज़ा हल्की सी आवाज़ के साथ खुला था। हाले का दिल उछल कर हलक में आया। उसे डरते डरते नज़र उठाकर देखा और फिर उसका दिल धक से रह गया। सामने उमर हयात था, लेकिन क्या ये वाकई उमर था। उसकी हालत, उसका हुलिया, हाले के दिल में टीस सी उठी थी। वो दरवाजे पे खड़ा बस उसे देखे गया। कितने दिनों बाद देख रहा था वो उसे। और कितने दिनों का खोया सुकून था जो अचानक वापस मिल रहा था। वो चंद पल उसे देखता रहा, फिर छोटे छोटे शिकस्ता कदम लेता आगे आया। हाले सांस रोके पलक झपकाए बगैर उसे अपने करीब आते देखती रही। वो आहिस्तगी से उसके पास आकर बैठा। हाले ने सांस रोक ली। उमर ने गर्दन मोड़कर उसको देखा। क्या था जो आज उसकी आंखों में नहीं था। हाले चाहकर भी उसकी आंखों से नजर नहीं हटा सकी। उमर ने उसके हाथ में पकड़ी किताब नरमी से ले ली। लाउंज की सर्द पत्तियों के दरमियान वो सोफे पे अपने करीब बैठी हाले की आंखों में देखता रहा। कई लम्हे, कई सांसें। फिर उससे पैर लंबे किए और अपना सर हाले की गोद में रख दिया। चलते दिल को अंदर तक सुकून मिल गया। हाले अब तक शल थी। वो समझ ही नहीं सकी ये क्या हुआ है। उमर अब के चित होकर लेटा। यूं क्या वो हाले की आंखों में देख सकता था। उससे अपनी उसी नरमी से हाले का हाथ अपने हाथों में ले लिया। उमर, तुम्हें क्या हुआ है। बिलाखिर वो बोल उठी, खोखली खनकती आवाज़। वो जैसे अब तक यकीन करना चाहती थी कि उसके इतने करीब जो शख्स था वो उमर ही था। उमर ने बगैर कुछ कहे उसका हाथ अपने दिल के मुकाम पे रखा और आंखें बंद कर लीं। हाले के कानों से धुआं निकला था। उसका चेहरा पूरी तरह गुलाबी हो गया था। मैं 3 दिन से नहीं सोया।
प्लीज़ मुझे सोने दो। बस इतना कहा था उसने। कई लम्हे वो उसकी आंखों में दिखता रहा। पहले मंजर धुंधला हुआ, फिर दिमाग गायब, और फिर हाले की आंखों में देखते हुए उसकी आंखें बंद होने लगी। जो आखिरी मंजर उन स्याह आंखों ने देखा, वो उसका पसंदीदा मंजर था, और अगले चंद ही मिनट में वो गहरी नींद सो गया। हाले अब भी शल थी। कई लम्हे बाद उससे उमर को देखा। वो किसी बच्चे की तरह सो रहा था, गहरी पुरसुकून नींद। वो उसे देखे गई, उसकी पलकें, नाक, उसकी बढ़ी हुई शेव। वो बिगड़ा बच्चा लग रहा था। हाले ने अब के गहरी सांस ली। चाहे कुछ भी हो, वो उसका शोहर तो था। वो धीरे धीरे उसके बालों को माथे से हटाने लगी, फिर नरमी से आहिस्ता आहिस्ता उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। वो नींद में भी मज़ीद पुरसुकून हो गया। बाहर फैली रात अपनी स्याही समेटने अब आगे को फैलने लगी। अगली सुबह रोशन थी। हाले सोफे की पुष्ट से सर टिकाए सो रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। दफातन वो नींद में कसमसाई। उसे अपना हाथ जलता महसूस हुआ। फिर कभी उसे अपनी टांग जलती महसूस हुई। काफ़ी देर तक नज़रअंदाज करने के बाद उठ बैठी। मुंदी मुंदी आंखों से यहाँ वहाँ देखा, फिर अपनी गोद में सोए उमर हयात को देखा। वो अब तक बेसुध था। एक हाथ नीचे लटक रहा था और दूसरे हाथ में अब भी हाले का हाथ था, और अब हाले को एहसास हुआ कि उसे अपना हाथ जलता हुआ क्यों महसूस हो रहा था। उमर हयात बखार में फंक रहा था। उसके माथे पे हाथ रखकर हाले को लगा जैसे जलता तवा छू लिया हो। वो बेख्तियार परेशान हो गई। अब उसे अंदाजा हुआ था कि वो सो नहीं रहा था, वो बेसुध था। उसी लम्हे उसका फ़ोन बजा। नफीसा की कॉल थी। उससे फ़ौरन पिक की और, आंटी, उमर को बहुत सख्त बुखार है। वो उनकी सुने बगैर रवानी में अपनी कही गई। उससे जाने नफीसा की ठहरी हुई आवाज़ सुनाई दी, जब जब इसका दिल टूटता है इसे बुखार हो ही जाता है। मैंने भी इसीलिए कॉल की थी। उसका ख्याल रखना। साथ कॉल काट भी दी। हाले हैरान रह गई। खैर, वो गहरी सांस भरती उमर के सर को नरमी से कुशन पे रखती उठी, बालों को गोल मोल चूड़े में लपेटा और किचन की तरफ आई। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आई तो ट्रे हाथ में ले रखी थी। एक कप चाय, पानी का गिलास और टैबलेट, साथ छोटी प्लेट में कुछ बिस्किट रखे थे। उसे दवा देने से पहले कुछ खिलाना तो होगा। वो लॉन्च में आई तो उमर उठ बैठा था। उसकी रंगत सर्द थी, उन्हें ढाल लगता था। उससे कर्टन सोफे की फुश पे ढलका रखी थी। वो जो मजबूत सतून की तरह खड़ा रहता था, आज ठह रहा था, और ना जाने क्यों वो ठहकर बुरा लग रहा था। हाले उसे करीब चली आई, ट्रे को छोटी मेज पे रखा। उमर खुद ही सीधा हो बैठा। कुछ खा लो फिर दवा ले लेना, हाले नरमी से उसे देखते हुए बोली। उमर बगैर कुछ कहे आगे को हुआ। दुआ की पत्ती उठाकर 2 गोलियां निकाली, साथ पानी का गिलास उठा लिया, 2 घूंट पीकर वापस रखा। मुझे इतनी परवाह की आदत नहीं है। तुम मेरी आदतें बिगाड़ रही हो। वो आपसे तुम पे कैसे आ गया था? हाले ने तासुब से उसको देखा। कभी तुम मुझे आप कहा करते थे। उसके लहजे में वाजिया मलामत थी। उमर ने उसे नहीं देखा। वो अपनी जीन्स की जेब से मोबाइल निकाल रहा था। कोई वक्त था जब तुम्हें उमर हयात पे एतबार हुआ करता था। उस वक्त को ख़त्म हुए 1 महीना हो गया है। अब हम दोनों अजनबी हैं। वो उठ खड़ा हुआ। उसका लहजा, उसका अंदाज रोबोटिक था। कोई जज्बा कुछ भी उसे छूकर नहीं गुजरा था। क्या तुम मेरे हाथ की चाय को भी इनकार करोगे? वो उसकी पुश्त को देखते हुए बोली। उमर जो बाहर जा रहा था थम गया। सुसरोई से गर्दन मोड़कर उसको देखा, फिर ट्रे में रखे चाय के कप को, और फिर वो वापस आया। कौन कमबख्त हाले सुल्तान के हाथ की चाय को मना कर सकता है? वापस सोफे पे बैठते हुए उसके हाथ में चाय का मग था। हाले ने प्लेट में रखे बिस्किट्स में से एक उठाकर उसकी जानी बढ़ाया। एक लम्हे को मंजर बदल गया। कोयटा की ठंडी हवाएं, बस मंजर में बजती मौसीकी, सब्ज चाय, रंगीन मीठी टिक्कियाँ, सब कुछ मंजर पे गालिब आने लगा। हाले ने सर झटका था। वो उसके हाथ से बिस्किट ले चुका था। अगले चंद मिनटों में वो उसे बिस्किट देती रही, और वो चुपचाप खाता रहा। वो खा चुका तो बाकी बची चाय हलक में उंडेलता रहा। 1 महीना, 1 महीना उससे चाय कॉफ़ी को बस आदत के तहत पिया था, या फिर सिंह की नज़र किया था। आज 1 माह बाद वो चाय को चाह के साथ पी रहा था। कौन कहता है चाय बस एक सादा सा मशरूब है? ये अमृत है, अगर उसे बनाने वाला इंसान आपका पसंदीदा हो। ये तेज़ाब है, अगर उसे पीने की आदत किसी इंसान के साथ हो, और फिर वही इंसान साथ ना रहे। हाले खामोशी से उसे ठंडी चाय हलक से उतारते देखती रही। उससे चाय पीकर मग रखा, फिर हाले को देखा
और हल्का सा मुस्कुराया। उसकी आंखें आज उसके साथ नहीं मुस्कुराई थीं। काल का खड़ा आज वैसा शौक नहीं था। मैं छत पे चिड़ियों के लिए रखे सारे बर्तन भर कर रखता हूँ। उसे देखते हुए आहिस्तगी से बोला। चिड़िया अब भी आती हैं और वो हडहराम कौवा भी। क्या मैं ये मान लूं कि अब तुम उस कव्वे से नहीं चलते? हाले ने मुस्कुराहट दबाई। उमर गर्दन झुकाकर हंसा था। हाले भी मुस्कुराई। अब नहीं आता वो। उसके अंदर की अनाज आ गई है। अब कमाकर भाग दौड़ करके खाना खाता है। अब की बार हाले जोर से हंसी थी। वो एक बार फिर गर्दन उठाकर उससे देखने लगा। सुकून से, सरशारी से, या शायद कई दिनों की बेकरारी से। मेरे हाथ का खाना, लॉन का सोफा, चाय कॉफ़ी के मग, चिड़िया कौवे मीना सब तुम्हें बहुत मिस करते हैं। वो उसकी स्याह आंखों में झांक कर कह रहा था। हाले दिलचस्पी से उसे देख रही थी। सबसे ज्यादा कौन मिस करता है? मैं। उमर की बरजस्तगी से कहने पे हाले ठहर सी गई। उमर की नजरें अब तक उस पर टिकी थी। तुम मुझे मिस नहीं करती? वो शिकवा के ना लहजे में बोला तो हाले के चेहरे पे साया सा लहराया। मेरा कैफे, मेरा कैश, मेरी कॉफ़ी का भरा हुआ मग और मेरी क्रेविंग्स तुम्हें बहुत मिस करती हैं। वो फर्श पे नसें जुमाकर बोली। हल्क में फंदा सा अटक रहा था। सबसे ज़्यादा कौन मिस करता है? उससे सवाल किया था। हाले ने कुछ कहने को मुंह खोला जब उमर के तासुरात देखकर टटक गई। वो अपना गला पकड़े पूरी तरह तकलीफ में लगता था। कभी सीना मसल रहा था तो कभी गला। उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। आंखें जैसे बाहर को उबल रही थी। वो शदीद तकलीफ में था, यूं जैसे किसी ने उसे गले में तेजाब डाल दिया हो। हाले सुन सी बैठी थी। वो क्विक रिएक्शन नहीं दिया करती थी। उमर नीचे फर्श पे बैठ गया था। हाले ने देखा उसकी आंखों से पानी निकल रहा था। वो मरने वाला हो रहा था। चाय में क्या था? वो फर्श पे घुटनों के बल बैठा तकलीफ से पूछ रहा था। हाले अब तक शल थी। उमर बदकट उठा, झुककर उसके दोनों बाजुओं को झंझोड़ा। उसके हाथ लरस रहे थे। जान हवा हो रही थी। कौन से बिस्किट थे? क्या था उनमें? वो मारे तकलीफ के चंद अल्फाज से बड़ी दिक्कत से कह रहा था। उसे देखकर यूं लगता था जैसे वो अब जिंदा नहीं रह पाएगा। पीनट बिस्किट थे। मैं शहर की सबसे बड़ी बेकरी से लाई थी। उमर ने कराह कर आंखें मीच ली थी। मुझे पीनट से एलर्जी है। वो बोला तो उसकी आवाज़ में तकलीफ वासिया थी। यूं लगता था जैसे वो बामुश्किल सब किए हुए था। हाले नम होती आंखों से उठी। उमर का बाजू अपने कंधे पे डाला। वो कभी किसी और वक्त में भी उसका बाजू इसी तरह कंधे पे डाले ले गई थी। तुम ठीक हो जाओगे, ये तसल्ली नहीं थी। वो कब गाड़ी तक आए, कब अस्पताल पहुंचे, उमर को सब टुकड़ों में याद था। उसके जहन पे एक आखिरी याददाश्त बनी। वो डॉक्टर से उसके लिए लड़ रही थी। वो उसे सुसाइड केस कह रहे थे, इलाज ना करने का कह रहे थे। शोहर है मेरा, ऐसे कैसे नहीं करेंगे आप इलाज? ये आखिरी बात थी जो उमर ने सुनी थी। लेकिन ये अल्फाज कहानी एक बार पहले भी दोहरा चुकी थी। दर्द की शिद्दत, जलता गला, बुखार की हिद्दत, ये सब उसके असाब पे भारी होने लगे और कुछ ही पल में सब अंधेरा हो गया। खूब खटाटोप अंधेरा। अस्पताल के कमरे के आगे रखी बेंच पे वो बैठी थी। नीले जोड़े में मलबूस दुपट्टा कंधे पे डाले, उससे दोनों हाथ घुटने पे रखे हुए थे, गर्दन झुकाए। उसकी आंखों से आंसू टूट टूट कर फर्श पे गिर रहे थे। उससे दुआ के लिए हाथ उठाना चाहे लेकिन फिर शर्म आई। वो किस मुंह से अल्लाह से दुआ करे? वो किस मुंह से मांगेगी? क्या उससे मांगेगी जिसे ना मानने का दावा करती थी? वो आंखें रगड़ती हुई उठी और अस्पताल की एक जानिब जहाँ नमाज के लिए जगह बनी थी वहाँ चली गई। उसे नहीं पता था अल्लाह उसे माफ़ करेगा या नहीं, खुद को माफ़ करेगी या नहीं। वो बस चाहे नमाज बिछाकर बैठी, दो नफल पढ़े और फिर दुआ के लिए हाथ उठा लिए। उसका चेहरा गीला था। अल्लाह, उसके लबों से बदकर निकला था। आंसू तो आतर से बह रहे थे। मेरे अल्लाह, उसे गुजरा वक्त याद आया। उसे अपनी नाफरमानियाँ याद आईं। मेरे अल्लाह, उसकी सारी नेमतें, उसके सारे करम, उसे सब याद आया। मुझे माफ़ कर दे अल्लाह, प्लीज़ मुझे अपने पास रख ले, मुझे दूर ना करें, प्लीज़ अल्लाह। हिचकियों के साथ रो रही थी। मुझसे गलतियाँ हुई हैं, कोताहियाँ हुई हैं, लेकिन मैं आज आपसे हर चीज़ के लिए माफ़ी मांग रही हूँ। मुझे माफ़ कर दें प्लीज़। वो अगली कितनी देर रोती रही, क्या क्या मांगती रही, उसे कुछ याद नहीं। बस दिल था जो हल्का हो गया था, सुकून था जो रगों पे में उतर गया था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने उसे उमर की तबीयत की बेहतरी की इत्तला दी थी। हाली को अपना आप हवा से भी हल्का लगा था।